नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार पुनः सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। एसएससी एमटीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स इस क्लास में जुड़ सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी के ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी आपकी पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। तो सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलना है और जिसको इनके आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर को टाइप कर सकते हैं। और इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न आपसे कहा गया है, करो या मरो भारत के किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के हिसाब से। करो या मरो का जो नारा है वो किस आंदोलन के तहत दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो 9 अगस्त कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। इसी में महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 1930 में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। और रॉलेट आंदोलन कब शुरू किया गया था, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में पहला स्थान बनाने वाला भारतीय शहर कौन सा था। देखिए, जो यूनेस्को है इसकी विश्व विरासत एक सूची है, इसमें पहला स्थान बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था, तो आंसर में लगाएंगे अहमदाबाद। कब लगाएंगे, आंसर क्या लगाएंगे, अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का पहला शहर जो कि विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, इसे 2017 में शामिल किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि डोडा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। जो डोडा बेटा है वो किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, तो डोडा बेटा किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का है। और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे पाई जाती है, तो तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में आपको बताया क्या गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अभी हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इसमें 10 सदस्य शामिल होते हैं, तो ये बात है। ठीक है, इसमें होते हैं 7 सदस्य शामिल, जिसमें से 6 + 1 का रहता है, एक इसमें अध्यक्ष रहता है और 6 अलग से सदस्य रहते हैं। ठीक है, इसकी शक्तियाँ केवल प्रकृति के अनुशंसात्मक हैं। क्या ये बात सत्य है, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई इसके मुख्यालय के रूप में काम करता है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि इसके अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जो अपने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जब रिटायर हो जाते हैं तो इसके अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में जितनी जानकारी हो सकती थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, देखिएगा, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी सन 1993 में, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है। तो जो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है, सऊदी अरब में स्थित है। ठीक है, सऊदी अरब इसका आंसर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है। ठीक है, इसके लिए आंसर क्या लगाएंगे, सऊदी अरब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड होता है। तो देखिए, अगर कोई देश है जिसमें जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो मापदंड होता है वो कौन सा मापदंड होता है, तो वो होता है प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय होता है। इसका आंसर हो जाएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसएससी ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछता है आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि देशों के बीच तेजी से एकीकरण के रूप में जाना जाता है। तो देशों के बीच में तेजी से जो एकीकरण हो रहा है उसको क्या कहा जाता है, वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा गया है कि डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग पहले तो स्टार लगा लीजिए। डबल फॉल्ट जो शब्द है उसका संबंध किस खेल से है, क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो डबल फॉल्ट है वो कहाँ पे होता है, टेनिस में होता है, टेनिस में। अब ये देखिए, डबल फॉल्ट का मतलब क्या होता है,
तो डबल फॉल्ट का मतलब होता है कि एक ही गेम में एक बार में दो गलती करना, एक बार में दो मिस्टेक करना, एक बार में दो दोष करना, ठीक है, उसे कहा जाता है डबल फॉल्ट। ठीक है, डबल फॉल्ट कहाँ पे होता है? टेनिस में होता है। आंसर लगाएंगे आप लोग टेनिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और यह संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक मुख्य घटक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है प्रोपेन, ऑक्टेन, मीथेन और ब्यूटेन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन एक ऐसा व्यापक रूप है जो ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है और ये क्या है? ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, तो आंसर में क्या लगाएंगे? आंसर में आप लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि मीथेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर होने वाला है इस प्रश्न में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा गया है आपसे, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो देखिए, जो जीआई टैग है वो किस उत्पाद को, भारत का पहला ऐसा कौन सा उत्पाद था जैसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो आपके पास ऑप्शंस भी हैं, मिजो मिर्च, रतलामी सेस या फिर जोहा चावल, और फोर्थ ऑप्शन है दार्जिलिंग चाय। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय को क्या मिला है? भारत का पहला जीआई टैग मिला है दार्जिलिंग की चाय को। और आप लोग मुझे बताएंगे कि जीआई टैग जो है ना वो कितने वर्षों के लिए मिलता है? जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मिलता है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे कहा गया है कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ पे हराया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था। और किस किस के बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी क्या हो गया था? हार गया था। ठीक है, तो पानीपत के युद्ध पे यहाँ पे मतलब पानीपत का एक स्थान था, पानीपत हरियाणा, वहाँ पे बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नागर शैली वास्तुकला का वह मंदिर कौन सा है जो कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जो नागर शैली वास्तुकला का मंदिर है ना, जो कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा मंदिर है? तो कौन सा मंदिर है? खजुराहो का मंदिर है। और खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो का मंदिर है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? सोमनाथ मंदिर है गुजरात में। हम्पी मंदिर कहाँ पर है और मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये आपका काम है, क्योंकि अगर आप लोग देखते हैं, जैसे आपको पता होगा तो आप लोग तुरंत कमेंट में छाप दोगे, और नहीं पता होगा तो उसको सर्च करिए, क्योंकि आप जब उसको सर्च करेंगे, ढूंढेंगे इंटरनेट कहीं से भी, तो आपको क्या हो जाएगा? वो हमेशा के लिए चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, तो हम्पी मंदिर और मीनाक्षी मंदिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो जो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बेल्ट्स। क्या कहते हैं? उन्हें बेल्ट्स कहा जाता है। ठीक है, वेल्ट्स कहा जाता है। अब देखिए, डाउन्स कहाँ के कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के। प्रेयरीज और पंपास कहाँ के मैदानों को कहा जाता है? ये आप लोग एक बार जरूर से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड भारतीय एथलीट को दिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो अपना एक अवार्ड है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, तो भारतीय एथलीट कौन से थे जिन्हें दिया गया है? ये ऐसा कौन सा भारतीय एथलीट है जिन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। क्या हो जाएगा? विनेश फोगाट को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, कब प्रदान किया गया था? तो 2019 में प्रदान किया गया था। तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा अवार्ड का नाम है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि शब्द उत्परिवर्तन मुख्य रूप से संदर्भित करता है। जो उत्परिवर्तन है इसका मतलब संदर्भित करता है, किसे संदर्भित करता है? उत्परिवर्तन का मतलब होता है अनुवांशिक अशुद्धि। क्या होता है? अनुवांशिक अशुद्धि यहाँ पे आंसर में लगाकर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का खिताब जीता था? तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जो 2018 में हुआ था
उसका खिताब किसके द्वारा जीता गया था? तो उसका खिताब किसने जीता था? उसका खिताब जीता था यहाँ पे जो बेल्जियम है इसके द्वारा इसका खिताब जीता गया था। ठीक है, आंसर में क्या लगाएंगे? बेल्जियम यहाँ पे आंसर में लगाकर आने वाले हैं। 2018 का पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप भुवनेश्वर में हुआ था। भुवनेश्वर में कहाँ पे हुआ था? एक कलिंग करके वहाँ पे क्या है, कलिंग करके स्टेडियम है, तो वहाँ पे हुआ था। और भुवनेश्वर कहाँ है? भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है भुवनेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थान अस्तित्व में आया। जो पंचायती राज है वो कब अस्तित्व में आया? ऑप्शंस यहाँ पे 42वां 43वां संविधान संशोधन, 86वां 87वां संविधान संशोधन, 63वां और 64वां संविधान संशोधन, 74वां और 73वां संविधान संशोधन। देखिए, जो पंचायती राज है वो कब अस्तित्व में आया था? तो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है इसके कारण पंचायती राज को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, अब पंचायती राज कौन से उसमें आता है? तो संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है पंचायती राज। किसके अंतर्गत आता है? संविधान के, इसमें संविधान का एक भाग 9 जोड़ा गया। कितना भाग जोड़ा गया? इसमें भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची 11 को जोड़ा गया जिसमें पंचायती राज आता है। ठीक है, तो पंचायती राज अनुसूची 11 भाग 9 और अनुच्छेद अगर आपसे पूछे जाते हैं तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक क्या है? पंचायती राज है। ठीक है, और ये 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? पंचायती राज जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची है। देखिए, अब यहाँ पे नीली सूची कहा जाता है, हरी सूची कहा जाता है, या लाल सूची कहा जाता है, या फिर काली सूची कहा जाता है। तो IUCN एक संस्था है। क्या संस्था है? IUCN नाम की एक संस्था है जिसके द्वारा एक बुक जारी की जाती है, रेड डाटा बुक, यानी कि लाल सूची जारी की जाती है। ठीक है, इसके द्वारा क्या की जाती है? लाल सूची जारी की जाती है। इसके तहत मतलब इसका मतलब क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसका? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या फुल फॉर्म है इसका? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पे इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। ये क्या करती है? ये जो लुप्त प्राय जनजाति हैं उनकी सूची एक रेड डाटा बुक में जारी करती है। इसके द्वारा एक रेड डाटा बुक जारी की जाती है। तो यहाँ पे IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है और जो लुप्त प्राय जनजाति हैं, प्रजातियाँ हैं वनस्पतियों और जीव जंतुओं की, उसमें उनके नाम को दर्ज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अदालत में सिजदा यानी कि साष्टांग प्रणाम और पैबोस यानी कि राजा के पैर को चुम्बन की प्रथा शुरू की गई थी? तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हिस्ट्री के हिसाब से आपसे पूछ सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि सिजदा क्या होता है? तो सिजदा का मतलब होता है साष्टांग प्रणाम और पैबोस का मतलब होता है राजा के पैर का चुम्बन। ठीक है, तो देखिए, ये प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जो अपने गियासुद्दीन बलबन थे, इनके द्वारा ये प्रथा शुरू की गई थी। ठीक है, गियासुद्दीन बलबन के द्वारा ये प्रथा शुरू की गई थी। एक बार फिर से कह रहे हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिस्ट्री के हिसाब से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो साष्टांग प्रणाम यानी कि सिजदा और पैबोस का मतलब होता है राजा के पैर चुम्बन। ये किसने शुरू किया था? गियासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में कहा गया है कि किसे बांग्लादेश में स्थापित एक सूक्ष्म वित्त संगठन और सामुदायिक विकास बैंक है जो संपार्श्विक की आवश्यकता के लिए बिना छोटे से छोटे ऋण देता है। देखिए, अब यहाँ पे ऐसी कौन सी बैंक है जो बांग्लादेश में स्थापित है? एक सूक्ष्म वित्त संगठन और सामुदायिक विकास बैंक है जो कि संपार्श्विक की आवश्यकता के बिना ही छोटे से छोटे ऋण देता है। तो वो उसका नाम है ग्रामीण बैंक। इसका स्थापना की गई थी 1976 में। तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से
कौन सा 2030 तक प्राप्त करने के लिए लक्षित एक सतत विकास लक्ष्य नहीं है। देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं यानी कि सतत विकास लक्ष्य हैं, इनकी मतलब टारगेट कब तक रखा गया है, 2030 तक इनका टारगेट रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। इसमें जो टोटल गोल हैं उनकी संख्या है 17। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 17 इनकी संख्या है और ये इनका लक्ष्य कितना है, 2030 तक इनको प्राप्त करना है। ठीक है, इसी जो गोल्स हैं इन गोल्स में से कौन सा गोल्स नहीं है, तो ये देखिए लिंग समानता ये बिल्कुल है और शून्य भूख ये भी बिल्कुल है और अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण ये भी इसमें है। लेकिन अगर आप अंतरिक्ष अनुसंधान की बात करें तो ये इसमें नहीं है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है कि किसके द्वारा हवा की नमी को मापते हैं। तो हवा में नमी होती है, वायुमंडल में आर्द्रता होती है, वो किसके द्वारा नापी जाती है, हाइग्रोमीटर के द्वारा नापी जाती है। हाइग्रोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि किस घरेलू कचरे की पुनरावृत्ति की एक उत्कृष्ट क्षमता है। तो देखिए ऐसा कौन सा घरेलू कचरा होता है जिसमें पुनरावृत्ति की एक उत्कृष्ट क्षमता होती है। तो जो सब्जी आक्षेत्र होते हैं उनमें क्या होती है, एक पुनरावृत्ति की एक विशिष्ट क्षमता रहती है। ठीक है, उत्कृष्ट क्षमता रहती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कि विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए जो विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण है यानी कि वर्ल्ड पावर आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ऐसी कौन सी संस्था है जो इसको जारी करती है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है वो इसको जारी करती है। ठीक है, देखिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल कितना प्रतिशत है। तो भारत में जो मुसलमान हैं टोटल उनका प्रतिशत कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो भारत में मुसलमानों का प्रतिशत कितना था, 14.2% था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और अभी तक जनगणना हुई नहीं है, तो 2011 की जनगणना के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, MTS में पूछ सकता है। ठीक है, और आगे भी जितने भी एग्जाम्स हो सकते हैं, जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक 2011 की जनगणना के अनुसार ही आपसे पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 14.2% क्या है, मुसलमानों का प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ पे आज की वीडियो हो चुकी है समाप्त। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस पर लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो व्यक्ति नए हैं चैनल पे और वीडियोस को देखते हैं डेली और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें।